Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I'm here on this channel, We Assist You Kapoor, to express a new chapter of course book class 8 New Learning to Communicate Science and Fiction, जो कि हमारा 5th यूनिट है. इसके हम सेक्शन 1 की आज बात करेंगे, जो कि है ड्रेमलिन्स. ड्रेमलिन्स जो है एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है. वैसे तो ये साइंस एंड फिक्शन का पार्ट है, लेकिन हम ड्रेमलिन्स के बारे में पढ़ेंगे आज डिटेल में. क्या कहा गया है इस चैप्टर के विद इन, कौन होते हैं ड्रेमलिन्स, हम सब कुछ अच्छे से समझने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इसे. यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है साइंस एंड फिक्शन. तो साइंस एंड फिक्शन यानी कि साइंस एक ऐसी चीज़ें जो फिक्शन यानी होता है मनगढ़ंत कहानियाँ जो रियलिटी नहीं होती बट एक स्टोरी होती है. तो ऐसी कहानियाँ जो साइंस से रिलेटेड हैं, मतलब ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, उसे साइंस फिक्शन कहा जाता है. यहाँ लिखा हुआ है साइंस फिक्शन इज समथिंग दैट कुड हैपन बट यूजुअली यू वुडंट वांट इट टू. साइंस फिक्शन ऐसी चीज़ होती है जो हो जाती है कभी कभी, लेकिन ऐसी चीज़ों को हम चाहते नहीं हैं कि वो हो. ठीक है, हमें मतलब अंदर से ये नहीं होता है कि वो होना नहीं चाहते हैं हम उसको. फैंटेसी इज समथिंग दैट कुडंट हैपन दो यू ऑफन ओनली विश दैट इट कुड बी. तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो फैंटेसी होती है, जिसको आप थिंक करते हैं, जिसको आप इमेजिन करते हैं, मगर ये जो है आप सिर्फ विश कर सकते हैं. रियलिटी में कई बार वो चीज़ें नहीं हो सकती. तो उन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रियलिटी से कनेक्शन नहीं होता है, यानी कि वो होती है मनगढ़ंत कहानियाँ. यहाँ पर आर्थर सी क्लार्क ने लिखा था यहाँ पर इस बात को. यहाँ लिखा हुआ है साइंस फिक्शन और साई-फाई इज अ टाइप ऑफ राइटिंग आर्ट ऑफ सिनेमा दैट इज बेस्ड ऑन इमेजिन्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ द फ्यूचर. तो साइंस फिक्शन यानी जिसको हम शॉर्ट में साई-फाई बोल सकते हैं, ये एक ऐसी राइटिंग है, एक ऐसा लेखन है, ऐसा ऐसा रिटन पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी डिस्कवरीज होंगी और इस तरीके की चीज़ें होंगी. एंड ऑफन डील विद द स्पेस ट्रैवल एंड लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स. तो इसमें हम जनरली ऐसी भी चीज़ें इमेजिन करते हैं कि अगर हम स्पेस पे जाएंगे तो क्या चीज़ें होगा, या फिर अदर दूसरे प्लैनेट्स में किस तरीके की चीज़ें होती होंगी. इन सब चीज़ों को हम इमेजिन करते हैं, वो सब साइंस फिक्शन में आता है. तो हम इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 यूनिट सेक्शंस पढ़ेंगे और तीनों ही ऐसे ही हैं जो कि साइंस फिक्शन से रिलेटेड हैं. तो पहले हम बात करेंगे आज सेक्शन 1 के बारे में, जो कि हमारा बात करता है ड्रेमलिन्स के बारे में. आप यहाँ पर देख सकते हैं एक क्रिएचर, और इन क्रिएचर को नाम दिया गया है ड्रेमलिन्स. तो ड्रेमलिन्स क्या होते हैं हम इसको समझेंगे इसी स्टोरी के विद इन. यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेनी फाइटर पायलट्स जोक दैट देयर प्लेन्स वर डैमेज्ड बाय ट्रेमलिन्स. तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब विश्व युद्ध दूसरा वाला हुआ था, तो बहुत सारे फाइटर पायलट्स ने ये बताया, उस समय ये बात कही कि उनका जो प्लेन है, उनका जो एरोप्लेन है, उसे नुकसान पहुँचाया है ड्रेमलिन ने. अब ड्रेमलिन्स क्या होते हैं, तो लिखा हुआ है ड्रेमलिन्स वर इमेजिनरी क्रिएचर्स दैट पीपल ब्लेम्ड व्हेन अ मशीन सडनली स्टॉप्ड वर्किंग. मतलब कि ड्रेमलिन्स कौन होते हैं, तो ये कहा गया है कि एक ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो आपकी मशीन में, आपके एरोप्लेन में स्पेशली कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसके कारण आपका एरोप्लेन एकदम से बंद हो जाता है. तो अगर मशीन एकदम से बंद हो गई, एरोप्लेन एकदम से बंद हो गया, तो तुरंत लोग जो है ड्रेमलिन के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं कि ड्रेमलिन ने ही किया होगा. तो ये है ड्रेमलिन्स. ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन अभी हमें और भी दिया जाएगा. यहाँ लिखा हुआ है कि गस इज अ फाइटर पायलट विद रॉयल एयरफोर्स RAF. तो RAF क्या है, रॉयल एयरफोर्स है, तो एक एयरफोर्स है. और ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड विद द जर्मन एयरफोर्स अटैक द UK. तो हुआ क्या था, यूनाइटेड किंगडम एक पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पर ये ब्रिटेन वगैरह आता है, ब्रिटिशर्स जहाँ रहते थे, है ना. तो इस एरिया में जर्मनी ने अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर. ठीक है, तो उसी समय एक फाइटर पायलट की यहाँ पर कहानी है जिसका नाम है गस. तो गस जो था एक फाइटर पायलट में था, और वो जो था एक रॉयल एयरफोर्स का हिस्सा था. ठीक है, मतलब वो एयरफोर्स का आदमी होगा, वो अपने एक फाइटर पायलट में था. और ये वो समय चल रहा था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया था और जर्मनी ने ब्रिटेन पे अटैक कर दिया था. ठीक है, ही इज फ्लाइंग ओवर द प्लेस कॉल्ड रोवर इन इंग्लैंड इन 1940. तो बात है 1940 की, 1940 की, जब वो एक जगह के ऊपर उड़ रहा था. इंग्लैंड में एक जगह है ड्रोवर के ऊपर उसका प्लेन उड़ रहा था, और वहीं पर जो है एक कहानी होती है ना. तो जो कहानी होगी वो हमें पता चलेगी अभी. ही इज इन अ प्लेन कॉल हरिकेन, और जिस प्लेन में ये व्यक्ति बैठा हुआ था, उस प्लेन का नाम था क्या, हरिकेन. ठीक है, तो यहाँ पर आगे बताया गया हमें, ही हैपन टू ग्लांस टू स्टारबोर्ड.
तो अचानक से क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है अपने स्टार बोर्ड का मतलब होता है कि द राइट साइड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अपने एयरक्राफ्ट में बैठा है, वो ध्यान से देखिए, ये बैठा हुआ है और अपने राइट साइड देख रहा है। ठीक है, तो स्टार बोर्ड का मतलब होता है कि अपने राइट साइड में देखना। तो अचानक से वो अपने राइट साइड में देखता है, एंड देयर स्टैंडिंग ऑन हिज विंग ही सॉ लिटिल मैन। तो वो क्या देखता है कि उसकी ही एरोप्लेन के पंख पे एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिस आदमी को मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया उसी आदमी की बात हो रही है। एक लिटिल मैन खड़ा हुआ है, स्केयरली मोर देन 6 इंचेस हाई। तो स्केयरली मतलब यहाँ पर है कि शायद ही उसकी हाइट जो है 6 इंच से ज़्यादा होगी, यानी कि वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, विद अ लिटिल राउंड फेस, उसका छोटा सा गोल गोल चेहरा है, एंड लिटिल पेयर ऑफ हॉर्न्स ग्रोइंग आउट ऑफ हिज हेड, और उसके सर पे 2 सींगें निकली हुई हैं। ये देखिए, 2 सींगें निकली हुई हैं उसके सर से बाहर। ठीक है, ऑन हिज लेग वॉज अ पेयर ऑफ शाइनी ब्लैक सक्शन बूट। तो यहाँ पर सक्शन क्या होता है, एक ऐसे जूते जो आपके और ज़मीन के बीच में से हवा को एकदम हटा देते हैं, इसके कारण आपके जूते उस सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो उसने क्या किए हुए हैं, सक्शन बूट्स पहने हुए हैं, विच मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू रिमेन स्टैंडिंग ऑन द विंग एट 300 माइल एन आवर। तो जो एक विंग है, एक जो प्लेन है जो उड़ रहा है, उस प्लेन पे वो खड़ा हुआ है और गिर नहीं रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसे शूज़ पहने हुए हैं जो एरोप्लेन की पंख पे चिपक चुके हैं, जिसे सक्शन बूट्स कहते हैं। ये ऐसे बूट्स होते हैं जो आपके जूते और आपकी ज़मीन के नीचे से जो हवा है उसे हटा देते हैं, इस कारण आपके शूज़ जो है सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो ऐसे शूज़ ये पहने हुए हैं इस आदमी ने, छोटे आदमी ने, और ये इस प्लेन के ऊपर आराम से टिका हुआ है। एंड डू यू नो वट ही वॉज डूइंग? और क्या आप जानते हैं कि वो क्या कर रहा है? ही हैड अ लार्ज ड्रिल ऑलमोस्ट एज बिग एज हिमसेल्फ। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी ड्रिल है। ड्रिल क्या होती है, एक ऐसी मशीन जिससे छेद किया जाता है। ठीक है, तो उसके बराबर है, बहुत बड़ी है। एक तरीके से यहाँ पर हमें कटाक्ष किया जा रहा है, हमें एक टॉन्ट में बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी ड्रिल है, यानी कि उसने छोटी सी ही ड्रिल पकड़ी हुई है अपने बराबर की। ऑलमोस्ट एज बिग एज हिमसेल्फ, ग्रास्प्ड फर्मली इन बोथ हैंड्स। ग्रास्प्ड का मतलब होता है टू होल्ड, बहुत टाइटली पकड़ लेना किसी चीज़ को। तो उसने पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथ से उस ड्रिल को, एंड ही वॉज बिजली बोरिंग होल्स इन हरिकेन विंग्स। और हरिकेन इसके प्लेन का नाम है ना। इस प्लेन के जो पंख हैं उसमें बहुत आराम से वो छेद करने में लगा हुआ है। अब आप सोचो कि कोई प्लेन आसमान में उड़ रहा है, अगर उसमें छेद हो जाएगा तो क्या होगा, वो आसमान में उड़ नहीं पाएगा, वो नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। तो ये यही काम कर रहा है। Gus did a few flick rolls hoping to dislodge him. तो गस क्या कर रहा है, गस वो पायलट है, वो क्या कर रहा है, फ्लिक रोल कर रहा है। फ्लिक रोल का मतलब होता है गोल गोल घुमाना अपने प्लेन को, ऐसे राउंड राउंड घुमाना। ऐसा वो क्यों कर रहा है कि वो चाहता है कि जो ये छोटा सा आदमी है ना, ये डिसलॉज हो जाए। डिसलॉज यानी कि वो हट जाए, वहाँ से गिर पड़े या चला जाए। बट द सक्शन बूट्स हेल्ड एंड द लिटिल मैन टुक नो नोटिस। लेकिन जो सक्शन बूट हैं, उसके जो जूते हैं, वो इस तरीके से चिपके हुए हैं इस प्लेन पे कि उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोटा आदमी जो है वो गिर भी नहीं रहा है। He was just went on boring with a look of purest concentration on his face. वो अपना काम करता जा रहा है, वो पंख में, जो हरिकेन प्लेन है उसके पंख में छेद करता जा रहा है, और वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा। उसके चेहरे पर पूरी तरीके से कंसंट्रेशन है कि वो अपने काम से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। When he had done about 4 holes, he slung his drill over his shoulder. जब उसने प्लेन में 4 छेद कर लिए, 4 होल्स कर लिए, तो उसके बाद उसने क्या किया, जो उसके पास ड्रिल मशीन थी उसने उसे अपने कंधे पर स्लंग कर लिया। स्लंग का मतलब क्या होता है कि कंधे पर लूजली हैंग कर लिया, टांग लिया अपने कंधों पर ड्रिल मशीन को। वैडल्ड अप द विंग्स, अब वो क्या करता है, वैडल्ड का मतलब होता है धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठा रहा है और उसी पंख के ऊपर आगे बढ़ रहा है। जो एरोप्लेन के पंख पे वो खड़ा था, उसी पंख से वो आगे बढ़ रहा है। एंड बोर्ड अ नीट होल इन राइट इनटू द इंजन, और आगे बढ़ के वो कहाँ जाता है, वो आगे बढ़ के जाता है प्लेन के इंजन के पास, और उस इंजन में भी जाके छेद कर देता है। ठीक है, द इंजन कव्ड, इट स्पटर्ड एंड देन इट स्टॉप्ड। तो इंजन में अगर आप छेद करोगे तो इंजन में अजीब सी आवाज़ आएगी। तो इंजन अजीब सी आवाज़ आती है, और ऐसी आवाज़ आती है इंजन में से जैसे उससे छींक आ रही हो, उससे खांसी आ रही हो, आवाज़ निकल रही हो, अजीब सी आवाज़ें निकल रही हो, जैसे उसे खांसी आ रही हो, उस तरीके की आवाज़ आ रही है इंजन में से। गस केप्ट हिज हेड एंड पुट द प्लेन डाउन नाइस एंड ईजी ऑन द स्ट्रेट स्ट्रिप ऑफ द ड्रोवर लंडन रोड। अब गस समझ गया था कि इसने मेरे इंजन में भी छेद कर दिया है,
मेरे प्लेन हरिकेन के पंखों में भी छेद कर दिया है, तो जाहिर सी बात है मेरा प्लेन अब खराब हो चुका है, वो उड़ेगा नहीं। तो गस ने समझदारी की और अपने प्लेन को नीचे ले आया, और नीचे लाकर उसने जो है वही ड्रोवर रोड पे था ना वो, तो लंदन के ड्रोवर रोड पे उसने अपनी प्लेन को उतार दिया। Got out and asked a policeman to get into the phone to his squadron and tell them where he was. उसके बाद नीचे जाके उसने पुलिसमैन को कहा कि फ़ोन करके बताइए मेरे जो एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन मतलब होता है जो मेरे एयरक्राफ्ट के लोग हैं ना, मेरे ग्रुप के लोग हैं, उनको बताइए कि मैं कहाँ पर हूँ, और उनसे कहिए कि आके मुझे यहाँ पर हेल्प कर दें। ठीक है। A little later, his sergeant and fitter turned up in the squadron van and examined the machine. थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि वो एयरफोर्स का आदमी है, तो उसके सार्जेंट यानी कि एक तरीके से हवलदार या सिपाही वगैरह, और उसके फिटर वो लोग होते हैं जो बेसिकली आपकी किसी मशीन को ठीक करते हैं। तो फिटर्स जो है वहाँ पर आ जाते हैं, और आकर वो क्या करते हैं, प्लेन को चेक करते हैं कि प्लेन में क्या गड़बड़ हुई है। 4 bullet holes in your starboard wing, sir, the sergeant reported, and once through your engine. तो क्या होता है, जो सार्जेंट होता है, जो पुलिस हवलदार होता है, वो कहता है कि सर आपका जो स्टार बोर्ड है यानी कि आपका जो राइट साइड वाला पंख है, इसमें 4 होल हो चुके हैं, इसमें 4 गोलियां लगी होंगी शायद, तो ये बुलेट होल्स हैं, और एक होल आपके इंजन में भी है। Sergeant, those aren't bullet holes, replied Gus. A gremlin did that. तो अब सार्जेंट तो जानता ही है कि ये होल्स किसी भी गोली से नहीं हुए, किसी बुलेट से नहीं हुए, तो वो कहता है सार्जेंट दैट आरंट बुलेट होल्स, ये बुलेट होल्स नहीं है, ये जो है गस कहता है कि ये जो होल्स हैं वो ग्रेमलिन ने किए हैं। एंड सो देयर ऑन द ड्रोवर लंदन रोड अ न्यू वर्ड वॉज बॉर्न, और इस तरीके से उस रोड पर, ड्रोवर लंदन रोड पर एक नए शब्द की खोज हुई, और वो शब्द क्या था, ग्रेमलिन। तो ग्रेमलिन क्या होता है, एक छोटे से शॉर्ट हाइटेड एक क्रिएचर होते हैं जिनके सर पे सींग होती है, और वो जो है सक्शन बूट पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 days later, 3 दिन बीत चुके हैं। Gus was having breakfast with his friends Jamface and Stuffy. तो 3 दिन बीत गए हैं इस इंसिडेंट को। अब गस क्या कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है यानी नाश्ता कर रहा है अपने 2 दोस्तों के साथ, एक तो जैमफेस है और दूसरा है स्टफी। स्टफी, who was a little angry, said, "You people seem to know so much. Perhaps you can tell me who these gremlins are and why they are here." तो जो स्टफीन का दोस्त है वो जो है थोड़ा गुस्से में नजर आ रहा है, और वो कह रहा है कि तुम लोगों को लगता है ना कि तुम लोगों को बहुत कुछ पता है, तो शायद तुम लोगों को ये भी पता होगा कि ये ग्रेमलिन्स क्या हैं और वो यहाँ पर क्यों हैं। तो ये सवाल जो है इनका एक दोस्त गस, पायलट का एक फ्रेंड, उनसे करता है। गस pushed back his chair and began a story. अब क्योंकि हमने आपको बताया है कि साइंस एंड फिक्शन में सब कुछ मनगढ़ंत होता है, तो वो जो है अपनी चेयर पीछे खींचते हैं और अपनी कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। It was many years ago, he began. अब वो अपनी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि कई साल पहले ऐसा हुआ था, और बातें करना वो बताना शुरू कर देते हैं। More almost than you could count, when the earth was just beginning to stir in its sleep. तो कहते हैं अपने फ्रेंड स्टफी से कि बहुत साल पहले, जब तुम्हें, इतने साल पुरानी बात है कि तुम उसे गिन भी नहीं सकते कि कितने साल पुरानी है। ये वो समय है जो बहुत शुरुआत में जो अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, धरती है, वो एक नींद से जागी थी, यानी कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगा था। इंग्लैंड देन वॉज अ कंट्री ऑफ डार्क फॉरेस्ट एंड स्वैम्स। तो वो बताते हैं कि उस समय इंग्लैंड जो था एक ऐसी जगह था जहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, यहाँ पर ग्राउंड था, खाली ज़मीन थी, और बहुत पानी था यहाँ पर, जहाँ पर पेड़ पौधे थे और कुछ भी नहीं था इंग्लैंड में। ठीक है, उस समय की बात है ये। एंड ऑल द लैंड वॉज श्रूडेड इन अ थिन वाइट मिस्ट, और पूरी की पूरी ज़मीन पर जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ढका हुआ था, एक वाइट कलर के स्नो से शायद वो ढका हुआ होगा। ठीक है, वाइट कलर की मिस्ट, वाइट कलर की फॉग या स्नो से पूरा ज़मीन ढकी हुई थी, और कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं थे, कोई भी स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर नहीं हुआ था तब। ऑल दीज फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स वर फुल ऑफ गॉबलिन्स एंड ट्रॉल्स एंड हॉबगॉबलिन्स एंड पिकीज। तो वो बताते हैं कि उस समय ये जो जंगल का एरिया था, यहाँ पर कौन लोग रहते थे, इमेजिनरी क्रिएचर्स, यानी भूत प्रेत, इन तरह की चीज़ें रहती थी। तो रियलिटी में ये ऐसी चीज़ें उस समय रहती थी जो डरावने क्रिएचर्स होते थे, इमेजिनरी क्रिएचर्स होते थे, उस समय यहाँ पर वही लोग रहते थे। They were everywhere except one beautiful green wood far up in north.
तो वो बताते हैं, गस बताते हैं कि ये जो क्रिएचर्स थे, भूत वूत जो थे, वो हर जगह रहते थे। सिर्फ वो एक जगह नहीं रहते थे। वो कौन सी जगह थी? नॉर्थ में एक जगह थी जहाँ पर लकड़ियाँ थी और बहुत ग्रीनरी थी, है ना, ब्यूटीफुल ग्रीन वुड्स थे वहाँ पे। वहाँ को छोड़कर बाकी हर जगह ये भूत रहते थे। इन दिस ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वुड देयर लिव्ड अ ट्राइब ऑफ फनी लिटिल पीपल। और इस ब्यूटीफुल ग्रीनवुड में जहाँ पर ये सब भूत नहीं रहते थे, वहाँ पर कोई और रहता था। वहाँ पर जो लोग रहते थे ये छोटे छोटे क्रिएचर्स थे, ये छोटे छोटे लोग थे, ठीक है। तो ये जो छोटे फनी लिटिल पीपल वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये जो थे बाकी लोगों से काफ़ी अलग थे, छोटे छोटे क्रिएचर्स थे ये। दे हैड फनी हॉर्न्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर फनी हेड्स, उनके सर से छोटी छोटी सी सींगें निकली हुई थी। एंड फनी बूट्स ऑन दियर फनी फीट्स, और उनके छोटे छोटे पैरों पे बड़े अजीब से बड़े मजाकिया टाइप के छोटे छोटे जूते थे। एंड विद दीज बूट्स, एंड दिस वॉज द फनीएस्ट ऑफ ऑल, दे कुड वॉक अपसाइड डाउन अंडर द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। और सबसे मजाकिया बात यह है कि इनके जो जूते थे ये इतने खास प्रकार के थे कि वो आराम से पेड़ों पे भी चढ़ जाते थे। उस जूते को पहन कर वो कहीं भी जा सकते थे, ऊपर चढ़ सकते थे, नीचे उतर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ओ, इट वॉज हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ दैट दीज लिटिल मैन लेड अंटिल द ह्यूमन केम। तो वो बताते हैं गस अपने फ्रेंड को कि ये बहुत अच्छा टाइम था, ये लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत पीसफुल लाइफ थी इनकी, तब तक थी जब तक ह्यूमन बींग्स नहीं आए। But they had no warning of the invasion, for one morning the world was suddenly filled with a tremendous rumbling that shook their little houses and even the big trees. लेकिन एक दिन क्या होता है, उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी जाती, कोई वार्निंग नहीं दी जाती। जैसे क्या होता है, जब कोई अंदर आता है, कोई अटैक करता है किसी जगह पर, तो वार्निंग देता है, लेकिन इनको कोई वार्निंग नहीं मिली। और यह इन्वेजन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग घुस आए इनकी घरों के पास। और एक सुबह क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए और वहाँ पर ट्रेमेंड्रस, ट्रेमेंड्रस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही अलार्मिंग, बहुत भयानक। रम्बलिंग, रम्बलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट की आवाज़। तो बहुत भयानक गड़गड़ाहट की आवाज़ होने लगी और इन आवाज़ों ने जो है पूरा हिला डाला इनके घरों को और यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ों को भी। The rumbling came from a lot of great trucks that drove up to the edge of the wood. और ये जो गड़गड़ाहट की आवाज़ थी ये क्यों आ रही थी? क्योंकि बड़ी बड़ी सी ट्रक्स आई हुई थी और ये ट्रक जो थी इस वुड के अंदर, या मतलब इस जंगल के अंदर घुस गई थी। From the truck jumped hundreds of humans. और उस ट्रक में से उतरे कई सौ लोग, बहुत सारे लोग उतरे। Who marched in, जो कि अंदर आते गए। And to the horror of the little people, started cutting down the trees. अभी नहीं, पेड़ों में वो लोग रहते थे। और सबसे खतरनाक बात क्या हुई कि एक तो ये ह्यूमन बींग्स आ गए और सबसे खतरनाक काम, सबसे भयावह काम इन्होंने क्या किया कि पेड़ों को काटने लगे ये लोग, ठीक है। There was a great commotion among the tribe as they prepared to leave their homes. अब commotion का मतलब होता है state of confusion and disturbance, discomfort, या कह सकते हो हलचल। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल थी उन छोटे लोगों की, ट्राइब्स में, प्रजाति में, मतलब छोटे लोग जितने भी थे सब परेशान हो गए थे क्योंकि अब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। द यंगर वंस एंड देयर वाइव्स हरीडली पैक्ड अप ऑल देयर बिलोंगिंग्स। तो छोटे बच्चों को और वाइफ्स को कहा गया, जो उनकी ड्रमलिन्स जो थी, उनकी जो वाइफ्स थी, बीवियाँ थी, और उनके जो बच्चे थे, उनसे कहा गया कि तुम सामान पैक करो और जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से। While the older one stormed about shaking their fist at the giants who were running their homes. और बड़े वाले जो जर्मलिन्स थे, जो बड़े थे, मैच्योर्ड थे, उन लोग वहाँ रुक गए और उन्होंने मुक्केबाजी की, लड़ाई करी और उन बड़े बड़े राक्षसों से, राक्षस किसको कहा जा रहा है? ह्यूमन बींग्स को, बड़े बड़े राक्षसों से लड़ाई करी जो कि उनका घर तबाह करने पे तुले हुए थे। But all that the workmen heard was rustling in the carpet of leaf into the forest floor. लेकिन जो लोग लकड़ी काटने आए थे उन्होंने ड्रमलिन्स को नोटिस ही नहीं किया। ड्रमलिन्स इतने छोटे थे कि उनको, उनकी आवाज़ों को, उनकी गड़गड़ाहट को ये लोग देख ही नहीं पाए। उन्हें ऐसा लग रहा था पत्तियों में कुछ आवाज़ हो रही है, बस यही समझ पाए वो। और वो ये जान ही नहीं पाए कि यहाँ पर कोई रहता था और हम उनको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उनका घर तोड़ रहे हैं, ठीक है। देयर वॉज नथिंग फॉर द लिटिल मैन टू डू बट टू मूव वेरी क्विकली आउट इन टू द हिल नियर बाई। अब छोटे आदमी क्या कर सकते थे?
तो उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो अपना घर छोड़कर जल्दी से जल्दी पास वाले हिल पे, पास वाली एक छोटी सी पहाड़ी है वहां पर चले जाएं। वेयर दे जस्ट सैट वॉचिंग द ह्यूमंस हु वर डिस्ट्रॉइंग देयर होम्स। वहां जाकर वो बैठ गए और देखते रहे कि किस तरीके से जो मनुष्य लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो उनके घरों को तबाह कर रहे हैं। दे वॉच देम चॉपिंग एंड सोइंग अंटिल द होल वुड हैड बीन टेकन अवे। वो देखते रहे किस तरीके से वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। सोइंग मतलब ये होता है सौ से काटने का काम करते रहे ना, कुल्हाड़ी वढ़ाड़ी से, है ना। और किस तरीके से पूरा जंगल उन्होंने काट दिया, इंक्लूडिंग द रूट ऑफ द ट्रीज। और यहाँ तक कि जो पेड़ों की जड़ें थी उसे भी काट कर निकाल दिया गया कि दोबारा से पेड़ ना उग जाएं, है ना। विच दे डग अप एंड द पिक्स एंड शोवल्स, जिसे खुदाई कर करके वो निकाले और उसे शोवल यानी कि उसे हटाते गए। देन दे ब्रॉट ह्यूज रोलर विद रोल्ड द ग्राउंड हार्ड एंड स्मूथ। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा रोलर लेकर आए। उस रोलर ने क्या किया, जमीन पर चल चल के उस जमीन को पूरा फ्लैट बना दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड हार्ड एंड स्मूथ, सो दैट एनी वन सीइंग द प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम वुड नेवर इवन हैव बिलीव दैट इट हैड वंस बीन द मोस्ट ब्यूटिफुल ग्रीन वुड। इस तरीके से उन्होंने उस पर काम कर दिया, इस तरीके से उस जगह को बदल डाला कि अगर कोई उस जगह को पहली बार देखता तो वो ये मान ही नहीं सकता था कि यहाँ पर कभी बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। एज द डेज वेंट बाय द लिटिल पीपल सॉ अ ह्यूज फैक्ट्री राइज ऑन द स्पॉट। धीरे धीरे दिन बीतते गए और छोटे छोटे आदमियों ने क्या देखा कि उस जगह पर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा दी गई है। वेयर द वुड हैड बीन, जहाँ पर जंगल हुआ करता था वहाँ पर अब क्या है, एक बड़ी सी फैक्ट्री है। When the last factory was finished and the smoke came rolling from the chimneys, they thought it was time to act. जब आखिरी फैक्ट्री लग चुकी थी और अब वहां पर काम शुरू हो चुका था और उसकी एक चिमनी से, चिमनी एक ऐसी जगह होती है जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, किचन में भी चिमनीज लगाई जाती हैं घरों के, तो उस चिमनी से क्या हो रहा था, धुआं निकल रहा था। तो ये सब समझ गए कि भाई अब काम हो चुका है और अब समय आ गया है हमें बदला लेने का, एक्ट करने का, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देने का वक्त आ चुका है। दे सेंट आउट स्काउट हु क्रेप्ट डाउन टू द फैक्ट्री एंड पियर्ड इनटू द विंडो। इन्होंने क्या किया, अपने कुछ स्काउट्स को, स्काउट्स मतलब कि पर्सन सेंट अहेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमीज, ऐसे लोग जो अपने दुश्मन के बारे में जानकारी लेने जाते हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को वहां भेजा और लोगों से कहा कि छुप के पता करो कि क्या हो रहा है। एट इवनिंग दे ब्रॉट बैक दियर रिपोर्ट, और शाम को वो जो स्काउट्स थे वो एक रिपोर्ट लेकर आए। द फैक्ट्री वॉज मेकिंग एयरप्लेन्स, और उन्होंने क्या बताया कि इस फैक्ट्री में क्या बनेगा, इस फैक्ट्री में बनेंगे एयरप्लेन्स यानी कि एरोप्लेन्स। सो दैट नाइट द लीडर कॉल्ड अ मीटिंग, और उसी रात ये जो छोटे छोटे प्राणी थे, इनके जो लीडर थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। एंड आफ्टर मच डिस्कशन अ सोलम एग्रीमेंट वॉज रीच। सोलम एग्रीमेंट मतलब होता है बहुत सिंसियर लेवल पर, बहुत सीरियस लेवल पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया। which will follow those big tin birds wherever they go. Vote the leader, and he spoke for them all to get revenge for the loss of our homes. तो यहाँ पर जो लीडर है उसने क्या कहा कि ये जो बिग टिन बर्ड है, जो एक टिन की बनी हुई एक कह सकते हैं होता है ना टीन, ये एक मटेरियल होता है, एल्यूमिनियम, टीन, लोहा वोहा, ये जो यूज़ करके एरोप्लेन बनाए जाते हैं, उसके लिए कहा कि ये जो बर्ड है ये जहाँ कहीं भी जाएगी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, इसका पीछा करेंगे। और उन्होंने वोट किया, यानी कि सीरियसली इस बात को लेकर प्रॉमिस किया। द लीडर एंड ही स्पोक देम ऑल, और उसने सबसे कहा कि टू गेट अ रिवेंज फॉर द लॉस ऑफ आवर होम्स, समय आ चुका है और हमें हमारा जो घर बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, इसका बदला लेंगे। वी विल मेक मिसचीफ फॉर देम, हम बदमाशियां करेंगे, हम शैतानियां करेंगे। एंड वी विल हैरी एंड टीज द मैन हु फ्लाई देम, हैरी का मतलब होता है एनॉय और अपसेट, और हम अपसेट करेंगे उन लोगों को जो इस एरोप्लेन्स को उड़ाएंगे। अंटिल वी ऑब्टेन सम सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल द हार्म दैट हैज़ बीन डन टू अस, जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए, क्योंकि हमारा जितना नुकसान इन लोगों ने किया है उसका बदला हमें लेना है, और जब तक हम ये बदला नहीं ले लेते हैं हमें सुकून नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम ये सब करेंगे। From that moment on, although for a time not a human suspected it, तो उसी समय से from that moment on, उसी वक्त के बाद से, although for time not human suspected it, every plane that left factory carried on the board little stowaways. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब भी कोई आदमी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब भी कोई प्लेन लेके निकलता है तो एक छुपा हुआ व्यक्ति इसमें, एक छोटा सा क्रिएचर उसमें छुप जाता है। आई ट्रस्ट सेड गस, और वो कहता है मुझे भरोसा है कि ऐसा ही होता होगा।
गस बोलते हैं, दैट मेक्स थिंग्स क्लियरर टू यू। हो सकता है तुम्हें ग्रेमलिन्स के बारे में कहानी समझ में आ गई हो। ना पास में द ब्रेड स्टफी, तो कहते हैं कि स्टफी ऐसा करो, अब तुम बहुत गुस्सा कर चुके, मैंने तुम्हें ग्रेमलिन कहाँ से आए, क्या है और क्यों है यहाँ पर, सारी कहानियाँ बता दी हैं, अब मुझे ब्रेड पास करो और मुझे खाने दो। तो फ्रॉम ग्रेमलिन बाय रोहाल्ड डहाल। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आई होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक देकर ये शो करिए कि आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे देखकर तो मुझे आपके लिए बहुत सारा काम करने का मन करता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा चैनल है VSS2 कपूर। इनफैक्ट ये मेरा नहीं है, अब ये हम सबका चैनल है। तो सब्सक्राइब करिए और मुझे लाइक देकर बताइए कि आपको वीडियोज़ कितने अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।